हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे न्यू टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग। अब हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग होती क्या है, तो सबसे पहले तो हमारे पास इसकी क्या आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में जो आपको आई हुई है। तो क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल रीजनिंग इज अ स्टेटमेंट। अगर कहे हमारे पास की मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, तो ये क्या है, हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, हमारे पास एग्जाम में अगर आएगा तो सीधा यही पूछेगा, स्टेटमेंट है, फार्मूला है, कुछ है, हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सी चीज है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट हमारे पास होती क्या है, तो स्टेटमेंट टू टाइप्स की होती है हमारे पास। ठीक है, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो आई होप आपको आवाज सही आ रही होगी। मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे पास होती है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है एक, और स्टेटमेंट हमारे पास होती है टू टाइप्स की होती है स्टेटमेंट। एक तो क्या होती है, ट्रू, और एक क्या होती है, फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट कही गई है तो वो क्या हो सकती है, जहां तो हमारे पास वो ट्रू होगी, जहां हमारे पास क्या होगी, वो फॉल्स होगी। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल बताता हूं मैं इसकी, तो सन राइज डेली। तो अगर हम बात करें कि सनराइज करता है हमारे पास, कि सूरज डेली चढ़ता है, तो वो हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और फॉल्स कौन सी है, जी हमें कैसे पता चलेगा। तो जी हमें क्या करना है, क्या होनी चाहिए हमारे पास, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट ट्रू होगी वो वही होगी जो हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। मीन्स कि आज भी ट्रू है, कल भी ट्रू है, पीछे वाले समय में, पास्ट में और फ्यूचर में, सभी जगह में वो क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगी, फिक्स्ड होगी, मीन्स की वेरी नहीं करेगी, वो हमारे पास ट्रू होगी चीज, वो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी। जो हमारे पास वेरी करेगी वो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट होगी। जो फिक्स होगी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, जो डेली लाइफ में सेम रहेगी, वो चीज सारी क्या है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी। जैसे फर्स्ट मैंने बताया कि सनराइज डेली, तो ये हमारे पास क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सनराइज डेली, तो ये हमारे पास इंडिया में अगर कहीं भी कंट्री में चली जाए तो सभी जगह यही सेम चीज है। तो वो क्या है, हमारे पास डेली हमारे पास है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कि टुडे इज संडे, मान लो हमारे पास क्या दिया है, टुडे इज संडे। तो अब हमारे पास बात करें, मान लो अगर हमारे पास आज संडे है, तो जरूरी नहीं कि जो हमारे पास ऑलवेज ट्रूथ रहेगा। ये तो हमारे पास आज संडे, अगर हम कल बात करें तो जो स्टेटमेंट तो हमने लिख दी ना, स्टेटमेंट थोड़ी ना चेंज होगी। अब मान लो मैंने बोर्ड पे आज लिख दिया कि टुडे संडे, तो आज के लिए ये तो ट्रू है, लेकिन ये स्टेटमेंट अगर मैं रब ना करूं, कल देखूं इसी स्टेटमेंट को, तो कल जो ट्रू होगी, तो कल ये ट्रू नहीं होगी। तो जो हमारे पास डेली हमारे पास ऑलवेज ट्रू नहीं रहेगी, वो चीज हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट में आती है। क्योंकि जब वेरी करेगी ना, जब हमारे पास डेली वेरी करेगी हमारे पास, और 7 डे के बाद फिर से ये ट्रू बन जाएगी, फिर बाकी डेज क्या होगी, जो हमारे पास फॉल्स रहेगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है वो क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट। जो हमारे पास दूसरी है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। जितना भी हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग आना है, सभी में हमारे पास ट्रू फॉल्स पता होंगे, तो तभी आप आगे क्या कर सकोगे, ट्राई कर पाओगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसमें से 2016 और 17 दोनों में दो दो क्वेश्चन ही आए, तो ज्यादा क्वेश्चन ही आई होप एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। एक वीडियो से भी कम में, आई थिंक 30 to 40 मिनट में खत्म हो जाएगी वीडियो, तो ज्यादा है नहीं इसमें। हमने क्या करना है, बस स्टेटमेंट कर ली। अब हमारे पास क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है कि कौन सी है, जैसे मैंने बताया ट्रू है, फॉल्स है। इसी तरह से हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे पास किसी मैथमेटिशियन ने दी हुई हैं। तो इसकी हिस्ट्री पूछी नहीं गई, तो इसलिए हमें ये नहीं जरूरत कि किस मैथमेटिशियन ने किया है, लेकिन हमें देखना क्या है। अब हमारे पास इसकी अगर टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड मैंने बोला था अगर फार्मूला है, कंपाउंड हमारे पास कोई रूल है, कुछ भी, कंपाउंड का मतलब क्या कि कंबाइन हो रही है। अब क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया जाएगा। अब स्टेटमेंट्स तो है दो टाइप्स की, मैंने बोला कि क्या है, एक ट्रू है और फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को हम ऐड करने के बाद कुछ अलग स्टेटमेंट बनेगी, वो स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ज्यादातर जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है वो दो ही है हमारे पास। फर्स्ट अगर बात करें हमारे पास, तो एक तो क्या है हमारे पास, एंड स्टेटमेंट है, इसको हम एंड बोलेंगे, और सेकंड क्या है हमारे पास, और स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट है जो कंपाउंड स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा भी 4-5 है, वो भी मैं करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको यही दिया गया है, लेकिन हम करेंगे सारी फिर भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंड स्टेटमेंट की, फर्स्ट है हमारे पास एंड स्टेटमेंट। अब एंड स्टेटमेंट क्या है, अब सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इसमें टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे इसको रिप्रेजेंट, अगर एंड की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा,
जे हमारे पास क्या होता है इसका, ये जो मैंने सर्कल किया है जिसको, जे हमारे पास क्या होता है इसका सिंबल होता है। अगर हमारे पास दिया होगा P एंड Q, सॉरी P एंड Q, तो इसका मतलब क्या है, एंड है। अब एंड स्टेटमेंट का हमने यूज करना है, तो इसलिए हमने क्या किया जहां पे P एंड Q कर दिया। अब P एंड Q से जे तो होगी इसकी नोटेशन की, इस तरह से हम इसको नोटेट करते हैं, जो सॉरी नोटेशन है इसकी, किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हमारे पास जब बनता कैसे, तो हर एक हमारे पास क्या होगा, एक ट्रुथ टेबल होगा, ठीक है। हम सभी को क्या है, अब हमारे पास मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन है जो हमारे पास, ये दो टाइप से निकलते हैं। एक तो ट्रुथ टेबल से निकलेंगे और एक इसका फार्मूला होता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे मान लो यही है a प्लस बी की होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर जहां तो आप क्या करोगे, इस तरह के फार्मूले हैं 8-10, वो आप याद कर लोगे तो फिर आपको ट्रुथ टेबल से सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एग्जाम में देखो आपने टाइम बचाना, तो आपको वही चीजें याद रखनी पड़ेंगी, फिर ही आपका टाइम सेव होगा। अदरवाइज इसको निकालने का जो बनता कैसे है, तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल से बनता है। तो ट्रुथ टेबल भी आपको मैं एक बार समझा देता हूं, इसके बाद मैं आपको सीधे फार्मूले उसके याद करवाऊंगा। आप दोनों करके देखना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ट्रुथ टेबल पूरा दे रहे, तो फिर हमें वो पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे होता है। तो एक बार हमने देखना है कि होता कैसे, लेकिन याद रखने के लिए आप फार्मूले रखोगे याद। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड का ट्रुथ टेबल, हर एक का अलग होगा। तो इसमें बात करें हमारे पास, अब हमने क्या कर रहे हैं जी, किसके अंडर आ रहे हैं, सारे के सारे कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो अगर कंपाउंड के अंदर आ रहे हैं मीन्स कि हमारे पास कंपाउंड में आएगा, फिर जो आंसर आएगा। तो मान लो पहले हमारे पास क्या है, एक पी स्टेटमेंट है और एक क्यू। अब पी क्यू क्या है, स्टेटमेंट है। मान लो पी हमारे पास क्या दिया है कि सनराइज डेली, और ये क्या है, दिस इज संडे या टुडे इज संडे। तो ये हमारे पास पी क्यू का मतलब है, जहां एबीसी कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कि स्टेटमेंट मीन्स कि हमारे पास एक सेंटेंस ही मान लो, उसी को स्टेटमेंट बोलते हैं ना। बस हमारे पास वो दो टाइप्स की हैं। तो पी और क्यू हमारे पास दिया है। अब इसमें पी स्टेटमेंट को हमने ऑलवेज कैसे लिखना है, ट्रूथ ट्रूथ, फॉल्स फॉल्स, इसी तरह से लिखना है। हमेशा हमने याद रखना है कि जो पी स्टेटमेंट है उसको हमने इसी वे से लिखना है, TTFF, ट्रूथ फॉल्स। और आगे क्या है, ट्रूथ फॉल्स ट्रूथ फॉल्स, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर लो अगर करना है। पी की बात करें, ट्रूथ ट्रूथ फॉल्स फॉल्स, इधर ट्रूथ फॉल्स ट्रूथ फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब हमारे पास क्या करना है, हमने पी एंड क्यू, ठीक है ना, हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। तो जब कंबाइन करना है तो इन दोनों को कंबाइन हो रहा है ना। अगर कह रहे ट्रू ट्रू आ रहा है हमारे पास, मीन्स की ट्रू ट्रू, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। अगर ट्रू फॉल्स आ गया तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स ट्रू आ गया तो जो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स आ गया तो फिर भी आंसर फॉल्स आएगा। अब इसको आप चाहे क्रैम करो या समझ के चलो जैसे मर्जी, लेकिन जो टेबल है तो इसको याद ही करना पड़ेगा। अब इसको अगर स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट क्या है, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, पी एंड क्यू इज ट्रू इफ बोथ पी एंड क्यू इज ट्रू। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। एंड स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, तभी ट्रू होगा अगर दोनों हमारे पास ट्रू है। ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है, तो जो हमारे तीनों टाइम क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो एंड स्टेटमेंट में आप याद रखोगे बस कि एक ही टाइम पे ट्रू आना है। कब आना है, जब दोनों ट्रू हो गए हमारे पास। उसके अलावा सभी जगह क्या आना है, वो फॉल्स ही आना है। तो इस तरह से याद रख सकते हो। ये हमारे पास फर्स्ट था। इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम और के अलावा भी काफी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि एग्जाम में भी यही आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, एंड अब और है हमारे पास। तो और क्या होगा हमारे पास, तो और का भी आप सीधे ट्रुथ टेबल याद रखो, बाकी फिर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। और को हम नोटेट कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास है पी और क्यू। इसकी नोटेशन क्या है हमारे पास, तो इसकी नोटेशन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं किस तरह से हम इसको नोटेट कर सकते हैं, यूनियन के जैसे। जो यूनियन, लेकिन यूनियन यू की तरह होता है, जो वी की शेप में है, जो उल्टा भी है, जो सीधा भी है, इस तरह से बोल सकते हो। अब इसमें जब भी हमारे पास इस तरह से दिया होगा तो मीन्स की हमारे पास क्या दिया, और दिया, ठीक है। तो पी और क्यू का हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आएगी, तो इसमें भी हमारे पास पी क्यू तो सेम ही रहेगा। तो क्या आ गया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर इधर आ गया ट्रू फॉल्स, ये हमारे पास सेम ही रहेगा। इसके बाद अगर हम इधर बात करें तो इधर क्या आएगा हमारे पास, अगर दोनों ट्रू है तो आएगा ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स है तो आएगा ट्रू, अगर फॉल्स ट्रू है तो आएगा ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तो आएगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो एंड और करना तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड में क्या था, एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, ठीक है ना, हमें बाकी नहीं देखनी, बाकी सारे फॉल्स है। इसमें क्या है हमारे पास, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ रहा है, बाकी सारे हमारे पास ट्रू ही होंगे, ये याद रखना है बस, ठीक है। एंड में हमने देखना है कि एक ही ट्रू है,
और में हमने देखना है कि एक ही फॉल्स है, ठीक है। तो एंड में हमारे पास एक ट्रू है, 3 फॉल्स है, और में हमारे पास 3 ट्रू है, 1 फॉल्स है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। अब हमारे पास ये भी ध्यान रखना है, अगर ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू ये चेंजेस होती रहेंगी चीजें, तो आपने इसको पी पहले लिखना है, क्यू बाद में लिखना है, ऐसे ही याद रखना है ट्रूथ टेबल, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स होता है इसी तरह से। तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइप्स के सेकंड। इसके बाद थर्ड टाइप की बात करते हैं। मेजर हमारे पास 2 है, क्योंकि इसी का यूज हो रहा है ना, इसलिए मैंने 2 लिखी थी, अदरवाइज हमारे पास टाइप्स तो काफी हैं। तो टाइप्स अब थर्ड करते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन, अब इम्प्लीकेशन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इम्प्लीकेशन से दोनों बार एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अब इसकी पहले नोटेशन बताऊं तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो P इंप्लाइज Q, तो ये हमारे पास इसकी नोटेशन है। इंप्लाइज इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। अगर बोलने में जब हम कंबाइंड स्टेटमेंट में बोलेंगे तो P इंप्लाइज Q, इस तरह से बोलना है। अदरवाइज सिंपल अकेले को हम इम्प्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दोनों में डिफरेंस आ गया होगा। अकेला इम्प्लीकेशन है, अदरवाइज P इंप्लाइज Q, इस तरह से बोलेंगे हम इसको। और क्या बोल सकते हैं इसको? तो इसको हम बोलते हैं इफ P देन Q। और क्या बोल सकते हैं इसको? इफ P देन Q। अब इफ जिसके साथ आया वो पहले आएगा, देन हमारे पास जो आया वो इम्प्लीकेशन के बाद आया। देन का मतलब क्या है? इम्प्लीकेशन है जहां पे। तो P इफ P इंप्लाइज Q, अगर जहां आ जाता इफ Q देन P, तो जहां पे क्या आ जाता? Q इंप्लाइज P आ जाता। तो इस तरह से याद रखना है, जहां मान लो अगर Q जहां P आ जाए ना, तो Q इंप्लाइज P, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने कि दिया क्या है। जरूरी नहीं कि उन्होंने P पहले दिया Q बाद में, और एग्जाम में ABC कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जर्नल जिसने बनाया वो उसने PQ ही लेकर चले हैं, तो PQ ही आएगा मोस्टली। लेकिन कुछ भी डाल दो तो गलत नहीं है, क्योंकि वो नोटेशन ही है हमारे पास, तो कुछ भी दे सकते हैं। इम्प्लीकेशन नोटेशन समझ आ गई। अब इसका क्या करना है? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें, और ये हमारे पास डेली यूज में होने वाली चीजें हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, जो कि एग्जांपल के साथ ही समझ में आनी थी। बाकी दोनों तो सिंपल से याद भी हो जाने थे, ये आपको सिंपल याद नहीं होंगे, तो इसलिए मैं इसकी एग्जांपल बताऊंगा कि आपको याद रह सके। अब P इंप्लाइज Q है, तो इसमें भी सेम रहेगा। ये तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर इधर क्या आ गया? ट्रू फॉल्स। ये 2 स्टेटमेंट ले ली हमने। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, जब हमारे पास ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, और इसमें भी ट्रू होगा, इसमें भी ट्रू। मीन्स कि इसमें देखने वाला क्या है? इम्प्लीकेशन में 3 हमारे पास ट्रू है, 1 फॉल्स है, लेकिन दोनों फॉल्स के टाइम पे फॉल्स नहीं है। कब फॉल्स है? जब फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। मीन्स कि जब हमारे पास सेकंड वाला फॉल्स होगा तो हमारे पास क्या आ गया? फॉल्स आ गया, और फर्स्ट वाला ट्रू होगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्टेटमेंट को लिखते कैसे? तो यही मैंने बता दिया, जैसे कि इफ P देन Q, जब P इंप्लाइज Q, इस तरह से दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल है। अब इसकी एग्जांपल बताता हूं मैं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा क्यों है। कह रहा है इफ यू ड्राइव मोर देन 80 किलोमीटर पर आवर देन यू गेट अ फाइन, ठीक है। अब एग्जाम में आपको आएगा कैसे? जहां पे देन आ गया ना, जहां पे देन आया मीन्स की ये पूरी की पूरी क्या है? हमारे पास एक P है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? Q है। अब एग्जाम में क्या आएगा? P इक्वल टू जहां इंप्लाइज करके लिख देगा ये पूरी स्टेटमेंट, फिर Q करके इंप्लाइज करके लिख देगा ये पूरी स्टेटमेंट, और कहेगा कि P इंप्लाइज Q क्या है। जहां बोलेगा इफ P देन Q, तो आंसर में पूछेगा कि कौन सी स्टेटमेंट बन रही है। तो वो सारी स्टेटमेंट हमारे पास जो बनेगा वो हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब ध्यान देखो, पहले कह रहा है इफ यू ड्राइव मोर देन 80 किलोमीटर। अब ट्रू वाली क्या है कि हमारे पास 80 किलोमीटर से मोर देन ही चलेगा। फॉल्स इसके स्टेटमेंट क्या होगी कि वो मोर देन 80 नहीं चल रहा होगा। इसके स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स तो यही होगा ना कि उलट कर देंगे उसका। अब क्या है? दोनों ट्रू है। अगर वो हमारे पास कह रहे कि 80 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो उसको फाइन लगेगा, तो ट्रू है, बिल्कुल सच है ना बात ये, कि अगर वो 80 किलोमीटर से ऊपर जाएगा तो उसको फाइन लगेगा, जो सच बात है, ठीक है। उसके बाद अगर कह रहा है कि 80 किलोमीटर से ऊपर जा रहा है, और हमारे पास क्या कह रहा है? F, जहां फॉल्स है मीन्स की उसको फाइन नहीं लगता। कह रहा है ना कि उसको फाइन नहीं लगता, तो ये गलत बात है। अगर वो 80 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हो तो उसको फाइन क्यों नहीं लगता? उसको लगना चाहिए फाइन, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट, इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, फॉल्स कह रहा है कि अगर वो 80 किलोमीटर से ऊपर जा रहा है, जहां पे है ना 80 किलोमीटर से ऊपर जा रहा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट करने में इसका मतलब क्या है कि 80 किलोमीटर से ऊपर वो नहीं जा रहा, मीन्स कि वो 60 की स्पीड पे जा रहा है। इधर क्या है? फॉल्स, वो गेट फाइन, कि 80 किलोमीटर से नीचे जा रहा है लेकिन फिर भी उसको फाइन लग रहा है,
तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट अगर कोई कहे कि क्यों नहीं है, तो मैं बता दूं कि जरूरी थोड़ी ना कि 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर फाइन लगता है। हो सकता है 80 से कम चल रहा हो, लेकिन उसको क्या है, उसके पास कोई लाइसेंस ना हो, उसके पास जाओ कोई रूल तो हो रहा है उसने, या उसके पास हेलमेट नहीं या कुछ भी है, तो फिर भी फाइन लग सकता है। तो इसलिए अगर ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ये ट्रू है तो फिर भी हमारे पास ट्रू होगा। उसके बाद दोनों फॉल्स, अगर वो 80 किलोमीटर से कम चल रहा है तो उसको फाइन नहीं लगेगा, तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। इस तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट अपने आप में, ये भी ट्रू स्टेटमेंट अब अपने आप में। जब फॉल्स किया तो हमने क्या कर दिया, इसका नेगेटिव वैल्यू कर दी, ठीक है ना, कि अगर 80 किलोमीटर से ऊपर है तो नहीं जा रहा है, अगर फाइन लग रहा है तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फॉल्स स्टेटमेंट में कर देंगे। बाकी इसको आप ट्रुथ टेबल याद रखो अगर रखना है, बाकी इसका फार्मूला मैं करवाऊंगा तो उससे आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपको, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा आपको तो ये पूरा ट्रुथ टेबल बनाओगे फिर आपको एग्जाम में समझ आएगा। तो उससे अच्छा कि आप इसको फार्मूला याद रखो, जो कि ज्यादा सिंपल रहेगा। एक बार टाइम लगेगा लेकिन वो फार्मूला आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ये भी आपने एक बार याद जरूर रखना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है उनने बोला है कि पहले ट्रुथ है फिर फॉल्स है, तो फिर क्या आएगा आगे, फॉल्स आएगा इसका कि ट्रू आएगा। तो इसलिए ट्रुथ टेबल याद जरूर रखने हैं। लेकिन अगर आपने ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन नहीं ना आया तो फिर आपने ट्रुथ टेबल का यूज नहीं करना, फिर आपने फार्मूले का यूज करना है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि दो मेथड का हमारे पास इसलिए हमारे पास जरूरत है, ठीक है। बाकी आपने ट्रुथ टेबल का यूज नहीं करना अगर ये ट्रुथ टेबल पूछा नहीं गया है, ठीक है। अब इसके बाद है फोर्थ कंडीशन, देखते हैं हम फोर्थ वाला। अब देखो फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ पी एंड क्यू। अब हमारे पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन को होती है, तो मीन्स की जो सीधा मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में पूछ सकता है कि सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है, तो वो हमारे पास क्या है, पी है। अगर बोले कि वो नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, तो वो हमारे पास क्यू है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए यूज होता है नेसेसरी, अगर हमारे पास इंप्लाइज वाले क्वेश्चन की बात करें, जो थर्ड हमने किया ना उसी की बात कर रहा हूँ, पी इंप्लाइज क्यू है ना, तो इम्प्लीकेशन में कह रहा है कि नेसेसरी कंडीशन कौन सी है और सफिशिएंट कौन सी है। तो आपने क्या रखना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट बोलते हैं हम, सफिशिएंट एंड नेसेसरी तो बहुत कम बोलते हैं। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट अगर बोल रहे तो हमने उल्टे से स्टार्ट करना है। नेसेसरी कंडीशन क्या क्यू होगी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, पी होगी, ठीक है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बच्चे याद रखना है, सीधे सीधा कहेगा कि इम्प्लीकेशन दिया होगा कि पी इफ क्यू देन क्यू, या पी इंप्लाइज क्यू, कुछ भी दिया हो, कहेगा कि इसमें नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, पी क्यू, या तो लिख देगा पी यूनियन पी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से एंड और करके कुछ भी लिख सकता है। तो उसमें से जो भी आपको सही लगेगा वो आपने टिक करना है उस टाइम पे। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ है, जो हमारे पास थी इम्प्लाई। अब हमारे पास क्या है, इसको जब वो बोलते हैं ना, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बताया आई थिंक नहीं, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं वैसे, इंप्लाइज वाली को, ठीक है। अगर मैं लिख ही देता हूं, चलो कंडीशनल, क्योंकि कंडीशन लगी ना कि इफ अगर ये बात होगी तो देन ये बात होगी, तो ये इस पे कंडीशन लग रही है, तो ये कंडीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आई थिंक पहले नहीं बताया तो ध्यान रख लेना, वो भी लिख लेना आप नाम अपना। अब इसके बाद क्या आ रहा है, बाय कंडीशनल। अब बाय का मतलब क्या, कि दो होता है ना, बाय का मतलब में इसके दोनों तरफ से कंडीशन लग रही होगी। अब इसका मतलब क्या है, तो जहां पे मैंने क्या लिखा था, जहां मैंने लिखा था इफ, तो अब हमारे पास बाय कंडीशन मीन्स की इफ एंड ओनली इफ, तो दोनों तरफ से अब सही होगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ये भी हो सकती है ना, इफ एंड ओनली कंडीशन। तो ये हमारे पास आएगा कैसे, अगर हम बात करें तो कहेगा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जहां ये लिख सकते हैं। अगर इसकी नोटेशन की बात करें तो ये दोनों तरफ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक आ सकती है, तो ये बाय कंडीशनल है। अब इसका हमने क्या करना है, इसका पहले मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ट्रुथ टेबल भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। अब जो फार्मूला है ना, फार्मूला आपको बाद में सारे जब करने तो तब भी आपको समझा दूंगा, लेकिन जहां पर भी आप याद रख सकते हो। तो पहले तो आएगा पी, फिर क्या आएगा क्यू, ये दोनों तो हमें चाहिए ना। अब इसके बाद क्या है, पहले तो इसको फार्मूला आपको पता होगा तभी हम इसका ट्रुथ टेबल निकाल पाएंगे। तो P इंप्लाइज Q का हमारे पास ट्रुथ टेबल होता क्या है, तो वो क्या होता है, P इंप्लाइज Q, पहले हम क्या करेंगे P इंप्लाइज Q, फिर इसका क्या कर देंगे एंड, जे एंड का उपकरण होता है ना, और क्या कर देंगे Q इंप्लाइज P। तो ये हमारे पास दूसरा भी सोल्व करना पड़ेगा, पहले P Q। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी इंप्लाइज आएगा ना, तो P इंप्लाइज Q करेंगे अभी। तो P इंप्लाइज Q, पहले P Q लिख लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स,
इधर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। तो पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, अब मैंने क्या कहा था कि एंड वाला, तो एंड वाला इंप्लाइज, इंप्लाइज में क्या होता है, एक ही फॉल्स होता है जब हमारे पास ट्रू फॉल्स हो, तो जहां पे फॉल्स आएगा बाकी सारे क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्यू इंप्लाइज पी भी करना है ना, तो क्यू इंप्लाइज पी करेंगे हमारे पास, तो क्यू इंप्लाइज पी में क्या आएगा, इसमें भी हमारे पास जो सेकंड वाला फॉल्स होगा वो देखते हैं ना, जहां पे पी क्यू तो सेकंड वाले में फॉल्स था, इसमें क्यू पी तो पी वाला फॉल्स देखना कहाँ, तो पी वाला फॉल्स जहां पे है, तो जहां पे हम कर देंगे फॉल्स, बाकी सारा क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, आइए अब समझ में आ रहा होगा, इसमें पिछले सारे फार्मूले साथ में यूज हो रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है। अब इसमें क्या है, दोनों निकाल लिया हमने, अब इसकी एंड निकालना है। तो एंड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रू होगा बाकी सारे फॉल्स होते हैं, यही मतलब होता है ना उसमें। तो अब हमारे पास क्या है, इन दोनों का जब हमने करना है पी इंटरसेक्शन क्यू एंड क्यू इंटरसेक्शन पी, दोनों की क्या करता है, एंड। अब इसका मतलब क्या है, एंड हमने किया, इसका मतलब हमारे पास है कि जब दोनों ट्रू होता था तभी ट्रू होता था ना। अब देख लो जहां पे ट्रू दोनों कहां है, एक तो जहां पे ट्रू है तो जहां पे भी ट्रू आएगा, जहां दोनों ट्रू तो जहां भी ट्रू, तो जे फॉल्स हो गया और जे भी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो जे इस तरह से हमारे पास, अब इसमें याद रखने वाला क्या था, ट्रूथ टेबल का जो आंसर है ना, तो यही आंसर है बस। अगर हम देखें तो जे हमारे पास कह रहे हैं कि जे वैल्यू इक्वल टू इसकी है ना, यही है ना बाय कंडीशनल, जे पूरी वैल्यू इक्वल टू इसकी है, तो जे हमने निकालना था ट्रूथ टेबल, हमने क्या किया, जे निकाल दिया, जे निकाल दिया, तो यही हमारे पास ट्रूथ टेबल है इसका। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में हमेशा 4 वैल्यूज आएंगी, आपको ये पता होना चाहिए इसके कोरेस्पोंडिंग। आप इसमें से इसको गायब कर दो, चाहे सीधा अगर रट्टा लगाना है तो इसको रखो ही मत, सीधा इसके बाद ये रख लो कि ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स है फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है ट्रू है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, अगर रखना है तो वो आपके, लेकिन भूल जाएगा पक्की बात है। तो आपने ट्रूथ टेबल कभी भी शॉर्टकट में याद रखना, पूरा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी कहीं से सकता है वो। अदरवाइज बाकी आपने इसका फार्मूला याद रखना है जो मैंने बताया ना जी, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो सीधा आप करोगे। अगर ट्रूथ की बात नहीं की, टेबल की बात नहीं की, तो आप सीधा फार्मूला याद रखो, इससे क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये सारे के सारे क्या आते हैं हमारे पास, 5 टाइप है हमारे पास है कंपाउंड स्टेटमेंट की, जिसमें कंपाउंड स्टेटमेंट में हमने 5 की है हमारे पास टाइप्स इसकी। अब इसके क्या करेंगे, हमारे पास इसकी कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज करेंगे जो हमारे पास सिंपल में भी यूज होती है ना। अगर सिंपल बात करें हम कैलकुलेशन में, वहां पे भी यूज होती थी, जैसे क्लोजर, आइसोसिएटिव, आइडेंटिटी, तो उसी तरह की प्रॉपर्टीज हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज करने पड़ेंगे, जिसको हम स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें हम इसको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर भाई अलग अलग मैथमेटिशियन अलग अलग नाम दिए होते हैं ना, बाकी इस पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपल याद रख सकते हैं ये क्या है, प्रॉपर्टीज हैं बस मैथमेटिकल रीजनिंग की। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहली करते हैं, पहली प्रॉपर्टी हम अब एग्जाम में क्या है, सीधा प्रॉपर्टी का नाम पूछ सकता है, फार्मूला वो दे देगा आपको, बोलेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए प्रॉपर्टी के साथ उसका फार्मूला याद दोनों रखने हैं। ठीक है, नेम से फार्मूला और फार्मूले से नेम दोनों याद रखने हैं अपने दोनों तरफ से। तो सबसे पहले है आइडोपोटेंट। तो आइडोपोटेंट तो मैंने वैसे बोला था आपको कि आइडोपोटेंट क्या होता है कि अपने आप का, ठीक है ना, कि आइडोपोटेंट का मतलब, आइडम का मतलब क्या होता है कि अपने जैसा, सेम जैसा। तो वो क्या मतलब होगा इसका, इसमें 2 फार्मूले थे, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। अब ये क्या, इसको यूनियन बोल लो आप, वैसे नहीं याद रहता, अदरवाइज ये क्या होता है, और होता है। ठीक है ना, मैंने बताया मैथमेटिकल रीजन में इसको और बोलेंगे, पी और पी। ठीक है ना, एक मार्कर कर लो चेंज। ठीक है, P और P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अब इसमें हमारे पास क्या है, 3 लाइन आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये इक्वल टू है या इसके इक्विवेलेंट है या कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, एक तो ये है, ये फर्स्ट फार्मूला। सेकंड की बात करें, कह रहा है कि हमारे पास P एंड P ये भी इक्वल टू क्या होगा, P। मतलब क्या है कि अगर हम और ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फिर भी P आ रहा है, अगर हम एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फिर भी P आ रहा है, अगर दोनों हमारे पास सेम है। तो आइडोप्टेंट का मतलब भी क्या होता है कि सेम से, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया था कि ए की स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर का मतलब क्या था, ए, तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू ए ही आ गया। तो वही किया ना, इसमें हमने ऑपरेशन उसमें मल्टीप्लाई का लगाया, जहां हमने और एंड का ऑपरेशन लगाया तो पी को पी के साथ ही लगाया। ठीक है, तो उसी वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करते तो आइडोप्टेंट होता है। इसके बाद क्या है, क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ, अब क्यूमुलेटिव भी आपको पता है, सारे लॉ आपका पहले भी किए होंगे, तो इसलिए ज्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। सॉरी, अब क्यूमुलेटिव मैट्रिक्स में क्या किया था, ए बी इक्वल टू बी ए, मीन्स कि वो उलट हो जाए तो सेम ही रहता, तो उसी तरह से पी क्या और हो गया, पी और क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू और पी के।
ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इस तरह से कह रहे कि पी एंड क्यू भी किसके इक्वल होगा हमारे पास, क्यू एंड बी के। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा क्यूमुलेटिव लॉ। बाकी नोट्स में आपको अच्छे से राइटिंग सही में मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख लेना। वो आपके पास जब तक एग्जाम नहीं होता, चाहे दिसंबर तक कम से कम रहेंगे आपके पास। उसके बाद क्या हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, 3 का होता है। तो 3 हम पी क्यू तो लिया ही है, तो इसके बाद क्या आर ले लो, क्योंकि पी के बाद आर आता है। तो पी यूनियन क्यू यूनियन क्या कर दिया हमने आर। मैं यूनियन बोल लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिंक होता है, लेकिन आप एंड ही याद रखो क्योंकि आपको लिंक का पता नहीं है वो, तो वो भी बताऊंगा तो फिर आपको भी सही लगेगा वो। अदरवाइज क्या है हमारे पास, ये क्या है और है, तो पी और क्यू और आर। तो इसको क्या लिखेंगे, पी बाहर आ जाएगा हमारे पास और आर और सॉरी क्यू और आर। ठीक है, तो इस तरह से आपको फार्मूला बस सीधा याद रख लो, कोई चक्कर नहीं है ज्यादा। अब एंड में भी लगाएंगे तो एंड में भी सेम रहेगा हमारे पास। तो एंड में हमने कर दिया इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करते हैं और लगाए ऑपरेशन या एंड लगाए तो दोनों में सेम बात है। एसोसिएटिव के बाद क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कह रहा है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्लस को हम मल्टीप्लीकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मल्टीप्लीकेशन को प्लस के साथ करते हैं, लेकिन इसमें हमने ऑपरेशन क्या लगाना है, एंड और ही लगाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक जगह एंड लगा देंगे, एक जगह और। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, और बाहर लगा लिया तो एंड ऑपरेशन लगा दिया हमने अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है कि और डिस्ट्रीब्यूट टू एंड ऑपरेशन, यही मतलब होता है ना इसका। इसको करेंगे अगर हमारे पास, तो ये कह रहे हैं कि इक्वल टू किसके आएगा, तो ये पी और क्यू एंड पहले इसको इसके साथ किया फिर पी को इसके साथ करेंगे तो पी और आर। ठीक है, इस तरह से सेम इसका जो तो फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट करें अगर क्या करेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे अगर और को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें क्या आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन जाके बोलते हैं एंड क्यू, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा और ऑपरेशन, और ऑपरेशन पे क्या आया क्यू एंड आर। तो इस तरह से रखोगे आप इसको याद। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, आइडेंटिटी लो। अब आइडेंटिटी का तो मतलब पता ही आपको, आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है हमारे पास एडिशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए होती है 1। लेकिन इसमें हमारे पास आइडेंटिटी किस तरह से आएगी, 0 1 तो आएगी नहीं क्योंकि हम एंड और ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो इसमें आइडेंटिटी क्या आएगी, ट्रू फॉल्स के रूप में आएगी। अगर ट्रू 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। इस तरह से आप याद रखो, 1 ट्रू है और 0 फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है बस। अब इसमें क्या है, आइडेंटिटी लॉ में कह रहे हैं कि अगर पी मीन्स की कोई स्टेटमेंट है उसको हमने और कर दिया फॉल्स के साथ, तो वो क्या आएगा हमारे पास, पी मीन्स की वही हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी अगर फॉल्स के साथ किया। और अगर हमारे पास क्या कह रहा है, पी इसकी हमने क्या कर दिया, एंड ऑपरेशन के साथ फॉल्स किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। एक हमारे पास क्या है, पी को अगर हमने और कर दिया टी के साथ मीन्स की ट्रू के साथ, तो वो ट्रू आएगा। और हमारे पास पी को अगर ऐड कर दिया ट्रू के साथ तो क्या आएगा, पी आएगा। अब इसको याद रखने का ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, रट्टा लगाने पड़ेगा। इसको याद कैसे रखना वो मैं बताता हूँ। एक क्या दिया हमारे पास इसमें न्यू चीज फॉल्स, और एक क्या दिया ट्रू। ट्रू फॉल्स है ना। अब ट्रू का फॉल्स का आपने क्या लेना है, फाई, और ट्रू का आपने क्या लेना है, जूनियर। ठीक है, जूनियर का मतलब क्या कि यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हमारे पास सेट होता था एक, और आपको एम्प्टी सेट होता है, आपको पता है। आप अब इसको वी को जूनियर मान के चलो, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसको जूनियर क्यों बोल रहा है, इसको जूनियर मान के चलो, इसको इंटरसेक्शन मान के चलो एंड को, और को जूनियर। और हमारे पास एफ को क्या मान के चलो, फाई, और टी को क्या मान के लो, यूनिवर्सल सेट। अब देखो मान लो जहां पे एबीसी कुछ भी हो सकता है ना, पी दिया है, मान लो पी का जूनियर किया हमने एफ का मतलब फाई के साथ। अगर हमने फाई के साथ किसी का जूनियर करें तो क्या आएगा, वही सेट आता है, तो पी है तो पी आ गया। इधर हमारे पास इंटरसेक्शन, अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में एफ ही आएगा, मीन्स की फाई ही आ गया। इधर हमारे पास क्या है, किसी भी की अगर जूनियर करो यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ तो इक्वल टू यूनिवर्सल ट्रूथ ही आएगा। इधर हमने इंटरसेक्शन कर दी सेट की यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ तो क्या आएगा, वही सेट आता है, तो वही सेट पी आ गया। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से करना है। आपने बस ये याद रखनी 2 चीजें, ठीक है। इसको डिटेल में फिर बताऊंगा आगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो 6th करते हैं। हमारे पास 6th फॉर्मूला क्या है, 6th कह रहा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री लो। कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट्री लो क्या होता है हमारे पास, तो क्या करेंगे, पी और निगेशन पी क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू। और क्या कह रहा है, पी एंड नेगेशन पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब इसको भी आप सेम इसी से याद रखो, क्या है, इसको जूनियर मान लो
और जे हमारे पास निगेशन होता है, ठीक है ना। अब निगेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास की नोट ही मान के चलो इसको। निगेशन का मतलब इसका ए का कंप्लीमेंट, जैसे ए होता था तो ए का कंप्लीमेंट होता था, तो निगेशन को आप कंप्लीमेंट मान के चलो। तो पी का यूनियन करें कंप्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा, कंप्लीमेंट, और दोनों आ गए ना तो वो क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट टी। इधर क्या किया हमने, कंप्लीमेंट के साथ क्या इंटरसेक्शन, तो फाई आता है, तो फाई का मतलब एफ, तो देखो आ गया ना हमारे पास। इसको आप एक दो बार करोगे तो रेट तो आपको समझ में आएगा क्या कंपैरिजन करवा रहा हूँ। अभी वो समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ आया तो इसके साथ आप रिलेट करके देखना हो तो आपको समझ में आएगा सारा, ठीक है। लेकिन वो टाइम लगेगा ना, फर्स्ट टाइम में आपको हो सकता है कंफ्यूजन लगे। वैसे तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी लगे तो बाकी आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, जो कमेंट में लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या है हमारे पास, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, लो लिख लेना आप। डी मॉर्गन लॉ क्या है हमारे पास, कह रहा है इसका फार्मूला सीधा याद रखो, पी और क्यू ये इक्वल टू किसके आएगा, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। और दूसरा फार्मूला हमारे पास निगेशन पी एंड क्यू इक्वल टू आ जाएगा निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो आई होप दिख रहा होगा। तो हमारे पास फार्मूला 7 लो, दो हमारे पास और लो हैं वो देख लेते हैं। अभी हमारे पास इसको रब कर लो, अगर समझ नहीं आया तो इसको आप पूछ लेना। बाकी इसको मैं रब करता हूँ। अब हमारे पास करते हैं एट्थ हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कह रही है, तो एट्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एट्थ आएगी हमारे पास, सॉरी आई थिंक हमने कर लिया ना इसको, तो हाँ ठीक है। क्या आएगी एट्थ हमारे पास, इन्वोलेशन लो होता है हमारे पास। इसमें क्या कहता है हमारे पास, कह रहा है कि इसका निगेशन का निगेशन कर दे पी के साथ, तो वो क्या आएगा इक्वल टू, तो वो हमारे पास वही आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट। और इधर क्या कह रहा है, ट्रू की अगर निगेशन कर दे तो वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, अगर फॉल्स की निगेशन कर दे तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट से अगर याद रखो, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट हमारे पास, ये क्या है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आ गया, फाई का कॉम्प्लीमेंट किया तो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, जो सारा का सारा मैं बता दिया आपको। अब इसके बाद क्या है, नाइन्थ ऑब्जॉर्प्शन लो। तो ऑब्जॉर्प्शन लो क्या कहता है हमारे पास, ये करता है ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये हमारे पास सिंपल है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आएगा आगे काफी जगह, तो इसको आप याद रखो। एक तो ये है इसका फार्मूला, और दूसरा क्या है, एक एंड में है और एक हमारे पास और में है, तो ये दोनों फार्मूले अपने याद रखने। क्या कह रहे हैं, पी क्यू का हमने क्या किया, ऐड किया और बाहर पी के साथ यूनियन किया तो पी ही आ रहा है। इसमें पी का हमने यूनियन किया क्यू के साथ और बाहर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मैं इसके इधर और किया, इधर ऐड, इधर भी पी दो बार आ रहा है तो पी बाहर है। तो क्या है हमारे पास, जहाँ पे एंड और आगे पीछे हो रहा है, बस इंटरचेंज हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। आप जो ऑप्शन आप याद रखो, ये इंपोर्टेंट है लो, ठीक है। इसके बाद कंडीशनल लो है, कंडीशनल लो आप याद रखो। कंडीशनल लो क्या कहता है, कंडीशनल लो तो क्या कह रहा है, पी इंप्लाइज क्यू किया हमने, तो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जे निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। और दूसरा क्या है, पी बाई कंडीशनल किया क्यू के साथ, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू और एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी, ठीक है। आपको यूनियन बोल इंटरसेक्शन इस तरह से याद रख लो, वैसे एंड और आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम में गलती लग जाएगी। तो ये सारी की सारी क्या थी हमारे पास, प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट या प्रॉपर्टीज बोल दो इसको, मैथमेटिकल रीजनिंग की। और जो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, और ये भी एग्जाम में आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ, तो इंपॉर्टेंट इसलिए। इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट तो मैंने क्या बोला था आपको, पी इंप्लाइज क्यू, तो ये इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब इसका कह रहा है निगेशन, तो निगेशन होल का होगा ना, तो ब्रैकेट करके बाहर निगेशन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से है निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू। इसका मैंने अभी क्या करना है, आपको बस फार्मूले याद कराने, इसका ट्रुथ टेबल याद नहीं रखना। तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, तो पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अगर ये बनता कैसे ये आपने देखना है तो आप देख लो इसको, चलो सिंपल आप ऐसे ही याद रखो, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा कि आपको बना कैसे है, तो वहां से आप देख सकते हो। ये जो प्रॉपर्टीज यूज किया है तो उसको फार्मूले को करके लिखवाया गया है, लेकिन आप सीधा भी याद रख सकते हो क्योंकि सिंपल सी बात ही है।
फार्मूले की तरह आपने इसको याद रखना है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा अगर आपने करना होगा दूसरी तरह से भी। तो आगे क्या है, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। ये किसका था, पहले कंडीशनल का था, इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी बोलते हैं, मैंने बोला था ना। तो ये आगे क्या आ गया, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, इम्प्लीकेशन किसका आ गया, पी बाई कंडीशनल क्यू का हमने क्या कर दिया, इम्प्लीकेशन। तो इसकी इम्प्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, तो क्या आ गई इसकी, अब सीधी याद रख लो, पी एंड इम्प्लीकेशन क्यू, फिर इसका क्या किया हमने और कर दिया, क्यू एंड इम्प्लीकेशन क्यू। तो इस तरह से आप याद रखना है। तो ये दोनों हमारे पास क्या था, निगेशन ऑफ हमारे पास इम्प्लीकेशन और निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, ठीक है ना, चाहे इसको निगेशन ऑफ कंडीशनल और निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल बोल लो। इसके बाद और है थोड़े से 2-3 फार्मूले, बाकी आपका खत्म ही ऑलमोस्ट। अब हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में आ सकती है, इसका सीधा सीधा फार्मूला पूछा जा सकता है, कॉन्ट्रापोजिटिव का फार्मूला क्या था। तो कॉन्ट्रापोजिटिव, तो कॉन्ट्रापोजिटिव हमारे पास होता क्या है, तो सबसे पहले तो इसको कॉन्ट्रापोजिटिव का सिंपल क्या होता है, तो इसको हमने क्या करना है, इफ नोट क्यू देन नोट पी, ठीक है ना। किस तरह से लिखना है हमारे पास, इफ पी देन क्यू, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव कर दिया तो क्या आ जाएगा, इफ नोट पी देन नोट क्यू, ठीक है ना। इसको अगर सिंपल की फॉर्म में लिखना है हमने, तो क्या कह रहा है, इफ का मतलब क्या है, कंडीशनल पॉजिटिव है ना, तो कॉन्ट्रापोजिटिव करना है हमने, मान लो पी इम्प्लीकेशन में इसकी कंडीशन लगेगी ना, तो इसका क्या करना हमने, कंट्रापोजिटिव मान लो जो भी करना है, ये हमने करना है। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, कि निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, ठीक है, यही बोला ना मैंने, पी एंड देन क्यू है ना, तो पी देन क्यू, ये इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, इफ नॉट पी देन इफ नॉट क्यू, ठीक है ना। सॉरी, जहां पे ना चेंज करना है, क्यू आएगा जहां पे पी आएगा, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा, उलट हो जाएगा, इसके रिवर्स में चला जाएगा, जहां पे पी क्यू था इसका भी नेगेटिव कर दिया, ये इम्प्लीकेशन के से चल गया रिवर्स के पी के। तो आइए समझ में आ गया होगा पूरा ये इसके, ठीक है। ये था कंट्रापोजिटिव। इसके बाद क्या आएगा, कन्वर्स। तो कन्वर्स में हमारे पास क्या हो जाता है, अगर किया है कि पी इंप्लाइज क्यू दिया है, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू इंप्लाइज पी के, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन भी होती है, तो ये ध्यान रखना है। कंट्रा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव की बात आ रही है, मीन इसकी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ तो आंसर आएगा। तो जहां पे पॉजिटिव था तो इसको कंट्रा कर दिया, मीन उसका रिवर्स कर दिया, तो नेगेटिव में आंसर आ गया, उसका रिवर्स कर दिया। ये कन्वर्स है, कन्वर्स में इसके बिल्कुल उलट किया, तो पी क्यू था तो क्यू पी आ गया, ठीक है ना। तो ये सारा था हमारे पास, इसको याद रखना है। इसके बाद वही मैंने आपको बताया जो शॉर्टकट रखने के, जूनियर इक्वल टू किसके आएगी, टी के, और इस टी को बोलते क्या, तो ये भी मैं आपको बोल दूं, इसको टोटोलॉजी बोलते हैं, टोटोलॉजी इस तरह से आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है हमारे पास, फाई को इक्वल टू किसके बोल दिया हमने, एफ के, और इसको बोलते हैं फालेसी। एक टटोलॉजी होता है और एक क्या होता है हमारे पास, फालेसी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि टटोलॉजी या फालसी बोल देते, इसलिए मैंने नाम बता दिया कि आप टीएफ में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये है टटोलॉजी और ये है फालेसी बोलते हैं इसको। इसके बाद क्या बोला मैंने, जो हमारे पास और है इसको क्या बोल सकते हैं, यूनियन, और जो हमारे पास एंड है इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन। अगर हमारे पास आया और कॉम्प्लीमेंट है, होता है एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह से ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, तो ये इक्वल टू निगेशन के आ जाता है। तो ये चारे चीज 5 याद रखनी है आपने, फार्मूले 1 2 3 4 और 5, ये 5 याद रखनी है अगर आपने इंटरचेंज करना होगा इसको, तो ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी ये सारा का सारा खत्म हो गया है आपका जो भी हमारे पास था मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद न्यू टॉपिक करेंगे स्टार्ट, इसके आपको जो भी है हमारे पास नोट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप बात करो एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू आई थिंक इसके होंगे नहीं, और एमसीक्यू इसके आएंगे नहीं। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो आपको बता दूंगा, 2 16 में आया और 2 17 में आया, तो उसमें आप देखोगे कि सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, फार्मूले पूछे गए हैं, तो फार्मूले ही पूछने हैं, तो फिर इसमें ज्यादा है नहीं, आपको टाइम वेस्ट वाली बात है, क्योंकि मुझे खुद बनाने पड़ेंगे एमसीक्यू वो। तो बाकी मैं ट्राई करूंगा, अगर आपके पास कहीं से मिलते हैं तो वो आपको मुझे सीधा सीधा डाउट पूछ सकते हो, वो मैं आपको श्योरिटी है कि आपको पक्का सोल्व करवा दूंगा। बाकी सिंपल आपको पूछेगा, आपको स्टेटमेंट आई थी एक पी, इस तरह से कोई स्टेटमेंट थी, क्यू आई थी, और कहेगा इसका इम्प्लीकेशन निकालो, मीन इसकी पी इंप्लाइज क्यू निकालना है, तो पी इंप्लाइज क्यू निकालना है, जैसे इसका कहेगा कि कंट्रापोजिटिव निकालो, कन्वर्स निकालो, निगेशन निकालो। तो ये आपको पता है क्या होता है, ये सारे के सारे मैंने फार्मूले जो बताए ना, आपने वो फार्मूला लगाना है, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन कर देना है, ठीक है ना। तो ज्यादा आप में इसमें सॉरी कुछ भी करना नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका मैथमेटिकल रीजनिंग समझ में सॉरी फिनिश हो गया है। अगर आपने किसी ने
बच्चे या उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव ने किसी ने ज्वाइन करना तो इस नंबर में आप बता सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि 5 और 6,000 के बीच में हमारे पास चल रही है। फर्स्ट जो बैच था 6,000 का, तो उसके बाद 55 का चल रहा है बैच। तो बाकी आप कोई शेयर करते हो तो उसको 500 में 5,000 पे भी मैंने कहा था, 500 का कंसेशन भी दिया था उसको। तो किसी ने ज्वाइन करना तो कर सकता है। इसके अलावा 11th एंड 12th है जो हमारे पास, उसकी भी क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही हैं। तो वो भी आपका किसी रिलेटिव ने लेनी हो तो ऑनलाइन क्लासेस वो ले सकता है। पूरा का पूरा उसको आपको सिलेबस कवर मिलेगा, बैच जो भी होगा इसका। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जो हमारा चैनल है उसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू।